स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में जानेंगे। एक ऐसा बिल जिसने समानता की बात कही, लेकिन ये बिल अंग्रेजों को खटक गया। एक ऐसा बिल जिसने इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया की चिंता को बढ़ा दिया। एक ऐसा बिल जिसने रिपन और इल्बर्ट दोनों को अंग्रेजों का विरोधी बना दिया और दोनों आपस में लड़ पड़े, आपस में विवाद हो गया। तो ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसा क्या हुआ था? समानता की बात कही गई थी लेकिन विवाद को जन्म दिया। और ये विवाद भारतीय और अंग्रेजों के बीच नहीं था, आपस में अंग्रेजों का विवाद था, इसलिए इसको श्वेत विवाद भी कहते हैं। तो आइए अब इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चले। मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ाया। हम चलते हैं 1861 के परिषद अधिनियम की ओर। 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम। और इस भारतीय परिषद अधिनियम में न्यायालयों की स्थापना की बात कही गई थी, न्यायालयों के लिए। और आपको मालूम होगा कलकत्ता, इसके अलावा बंबई और मद्रास, इन तीन जगहों पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा ये तो हाई कोर्ट थी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी न्यायालय थे। तो न्यायालय कितने तरह के थे? दो तरह के। एक कौन से थे? एक तो थे फौजदारी और दूसरे प्रकार के न्यायालय थे दीवानी न्यायालय। ये दो तरह के न्यायालय थे यहाँ पर। दीवानी का मतलब होता था कि जिसमें राजस्व संबंधी, रुपए पैसे से संबंधित काम होता था, और फौजदारी जिसमें लूट, हत्या, मारपीट आदि के जो केस आते थे। और यहाँ पर दो तरह के न्यायाधीश थे। एक वो थे जो यूरोपियन थे, माने यूरोप के रहने वाले थे। दूसरे प्रकार के न्यायाधीश वो थे जो भारतीय मूल के थे, और ये सभी समान रूप से कार्य कर रहे थे। इस अधिनियम में प्रावधान था कि दोनों ही प्रकार के जो न्यायाधीश है वो समान रूप से न्याय करेंगे, यानी यूरोपीय और भारतीय दोनों ही प्रकार के मुद्दे इनके समक्ष लाए जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि 1873 में एक कानून आता है और उस कानून को बोला जाता है जाप्ता। जाप्ता फौजदारी के अंतर्गत। क्या नाम था? जाप्ता। ये नाम याद रखें, जाप्ता फौजदारी। 1873 में आया था ये। और इसमें, इस जाप्ता फौजदारी में ये प्रावधान था कि जो यूरोपियन थे उनके मुकदमे यूरोपियन न्यायाधीश ही सुनेंगे, इस तरह का था। लेकिन ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा था और दबे छुपे था, ये ज्यादा उजागर भी नहीं था। और शहर में तो प्रायः दोनों ही न्यायाधीश दोनों प्रकार के, यूरोपियंस के भी और भारतीयों के, न्याय कर रहे थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण न्यायालय थे, छोटे नगरों में थे, वहां पर यह भेदभाव हो रहा था कि यूरोपियंस नागरिकों के मुद्दे यूरोपियन जजों के पास ही जा रहे थे। अब बात क्या हुई, ये कैसे मुद्दा गरमाया? 1882 में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे, नाम था उनका गुप्ता, और उनका प्रमोशन होता है और वो प्रमोशन होकर के छोटे ग्रामीण न्यायालय में जाते हैं। तो वहां वो क्या देखते हैं कि जो यूरोपियन लोग हैं उनके मुकदमे यूरोपियन जज ही सुनते हैं और उनके पास में कोई मुकदमे नहीं लाए जा रहे हैं यूरोपियंस के। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो तत्कालीन कलकत्ता के डिप्टी गवर्नर ईडन को, तो वो ईडन को एक पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा ये इस स्थिति से अवगत कराते हैं। ईडन को भी आश्चर्य होता है और ईडन के द्वारा उस समय के वाइसराय रिपन को पत्र लिखा जाता है। रिपन उस समय के वाइसराय थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुधार किए थे। जैसे वर्तमान जो जनगणना है वो उन्हीं के टाइम शुरू हुई थी। उन्होंने स्थानीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी, कारखाना अधिनियम बनाया था।
तो बहुत सारे उनके द्वारा सुधार किए। जब हम रिपन के बारे में वीडियो बनाएंगे, आपको उनके सुधार बताएंगे, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो रिपन एक सुधारवादी वायसराय थे, तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि भैया भेदभाव इस तरह का नहीं होना चाहिए, जज कोई भारतीय और यूरोपियन थोड़ी नहीं होता है, जज तो जज होता है, वो समान रूप से न्याय करता है। तो उन्होंने रिपन ने अपने उस समय की जो वायसराय की परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य होता था, तो उस समय एक विधि सदस्य थे सीपी, नाम याद रखेंगे सारे, सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट को ये काम सौंपा कि वो इस तरह का बिल तैयार करे जिसमें भारतीय और यूरोपियन जज को समान रूप से मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो। तो इल्बर्ट ने इसकी तैयारी की और 2 फरवरी 1883 को एक बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल में क्या था? इस बिल में यह प्रावधान था कि भारतीय और यूरोपियन जज को समान अधिकार प्राप्त हैं और यूरोपियंस के और भारतीयों के दोनों के कोई विवाद हैं तो वो समान रूप से इनकी अदालतों में लाए जाएंगे, समान रूप से न्याय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यूरोपियन के मुकदमे यूरोपियन के यहाँ जाए और भारतीयों के मुकदमे दोनों तरफ जाए, इस तरह के इसमें रोक लगाई गई। तो ये तो अच्छी बात थी, समानता की बात थी, लेकिन जैसे ये बिल प्रस्तुत हुआ हो हल्ला मच गया। यहां से वहां तक अंग्रेज इल्बर्ट के और रिपन के विरोधी बन गए। रिपन की आलोचना होने लगी ब्रिटेन में भी, भारत में भी, और अंग्रेज कहने लगे कि अब क्या जो काले लोग हैं वो हमारे भाग्य का फैसला करेंगे, वो तय करेंगे, वो हमारे भाग्य विधाता बनेंगे। इंग्लैंड में भी इसकी चर्चा होने लगी। महारानी विक्टोरिया के पास जब मुद्दा पहुंचा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि रिपन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इस तरह का क्यों कर रहा है। और भारत में तो ये हालत हो गई कि अंग्रेजों ने तो कई ने कहा कि रिपन को किडनैप कर लिया जाए और किडनैप करके किसी जहाज में बिठा करके उसको और इंग्लैंड भेज दिया जाए ताकि कोई विवाद ही नहीं होगा। इल्बर्ट का विरोध होने लगा, रिपन का विरोध होने लगा। पर आखिर ये विरोध कौन कर रहा था? विरोध करने वाले थे उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कारखानों के मालिक। उस समय बड़ी संख्या में असम के क्षेत्र में चाय बागानों में चाय बागान थे वहां, और उन पर यूरोपियन का अधिकार था। यूरोपियन लोग क्योंकि चाय बागान थे वहां, और इसके अलावा कलकत्ता के क्षेत्र में और कलकत्ता के अलावा जो बंगाल का क्षेत्र था वहां नील की खेती करा रहे थे, और ये वहां के मजदूरों के साथ यूरोपियंस जुल्म करते थे, मारते पीटते थे, उन्हें ज्यादा काम करवाते थे, मजदूरी नहीं देते थे, और कई बार तो स्थिति ये बनती थी कि वो मजदूर मर जाते थे। जब उनके मुद्दे, जब उनके विवाद जजों के पास आते थे तो प्रायः यूरोपियन जज के पास आते थे, और यूरोपियन जज भेदभाव करते थे, रुपया पैसा ले दे करके, और यूरोपियंस को छोड़ देते थे। अब उनको ये लगने लगा कि यदि भारतीय न्यायाधीशों के समक्ष हमारे मुद्दे ले जाए जाएंगे तो क्या होगा, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और हमें दंड देंगे। इसलिए उन्होंने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इसके अलावा प्रजाति भेदभाव तो था ही। अंग्रेज ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारतीय हमारे भाग्य विधाता बने, वो फैसला करने लगे। तो इस तरह से जबरदस्त विरोध होने लगा, जगह जगह विरोध हुआ। नतीजा क्या हुआ, इस विरोध के सामने रिपन को पीछे हटना पड़ा। एक और बात कही उस समय के अंग्रेजों ने, एक बात और फैला दी कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज महिलाओं के साथ भारतीयों ने रेप किया। अगर अभी भारतीय जजों को ऐसे अधिकार दे दिए न्याय करने के, तो अगर ऐसा अंग्रेज महिलाओं के साथ हुआ तो भारतीय जज ठीक से न्याय नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो वो अंग्रेज महिलाओं का सम्मान भी नहीं करेंगे। इस तरह की अफवाहें भी फैला दी। नतीजा हुआ कि रिपन को पीछे हटना पड़ा, और संशोधन के साथ 26 जनवरी 1884 को एक नया बिल लाया गया। नया तो नहीं था, यही था एक प्रकार से संशोधित। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, ये 1884 का महत्वपूर्ण था। इसमें भी बात तो वही कही गई कि ब्रिटिश माने यूरोपियन जज और भारतीय जजों को समान रूप से न्याय करने का अधिकार होगा
और यूरोपियंस और भारतीय दोनों का न्याय करेंगे। परंतु इसमें परंतु महत्वपूर्ण था, परंतु यदि यूरोपियन चाहे तो अपने मुकदमे को यूरोपियन जज से की अदालत में ले जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी प्रावधान किया इसमें कि यदि यूरोपियन मांग करे तो, और भारतीय अदालत में उनका मुकदमा है भारतीय जज के पास में, तो वो जूरी की मांग कर सकते हैं। अब जूरी को समझिए आप, उस समय जूरी होती थी। जूरी का मतलब था एक 10-12 लोगों की कमेटी होती थी, वो सुनती थी और उनकी सलाह पर न्यायाधीश न्याय करता था। तो एक जूरी बनाई गई और ये जूरी कितने लोगों की थी? 12 लोगों की। इन 12 में 7 यूरोपियन और 5 भारतीय होते थे, मतलब यूरोपियंस का बहुमत था, तो ताकि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सके। इस प्रकार से जूरी के समक्ष मुद्दा ले जाया जाएगा और जूरी फैसला करेगी। तो इस तरह से अंग्रेजों की इसमें जीत हुई, उन्हें वो खुश हो गए इसके आने के बाद में। लेकिन भारतीयों को इससे निराशा हुई। भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज लोग प्रजाति भेदभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर गोरे और काले का भेदभाव बिल्कुल बरकरार है। यद्यपि रिपन ने तो अच्छा सुधार किया था, लेकिन उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया और इसको पास नहीं होने दिया। इस इल्बर्ट बिल का आगे चल कर के आंदोलनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आशा है इससे आपको पूरा इल्बर्ट बिल के संबंध में जानकारी मिल गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ आप उनको देखें और उनके उत्तर इसमें खोजने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।